हेलो एवरीवन, आज हम उड़ान की वर्कशीट फर्स्ट करेंगे। इसमें ये कॉम्पिटेंसी है बच्चों, पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं। हमारी पृथ्वी पर संसाधन पाए जाते हैं और इन संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सभी जगह समान नहीं है। वो यहाँ का जलवायु, पृथ्वी का उच्चावच व तापमान आदि कई तत्वों पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारी पृथ्वी पर हर जगह जो संसाधन है वो एक समान नहीं पाए जाते हैं। इस लेसन में जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे वस्तुएं होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं तथा जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु आदि। अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संसाधन क्या होते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो रबड़ है, चाहे वो वायु है, चाहे वो सूर्य है, जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो हर चीज़ हमारे लिए संसाधन है। क्वेश्चन 2, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से अलग हैं? तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं बच्चों? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका मूल रूप बदलकर मनुष्य उन्हें ज़्यादा उपयोगी बनाता है या अपने इस्तेमाल में लाता है। अर्थात मानव निर्मित संसाधन मानव प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलता है और उन रूप बदलकर अपने उपयोग में लाता है, तो वो संसाधन मनुष्य निर्मित हो जाते हैं, मानव निर्मित बन जाते हैं, क्योंकि वो एज इट इज प्रयोग ना करके, उन्हें मनुष्य एज इट इज प्रयोग ना करके उनमें कुछ संशोधन करके उनको ज़्यादा उपयोगी बना के अपने उपयोग में लाता है, तो उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे आसपास की चीज़ों से हम देख सकते हैं, कमरा है, बोर्ड है, पेंसिल है, रबड़ है, बुक्स हैं, बैग्स हैं, ये सब बेंचेज हैं, ये सब क्या है बच्चों? मनुष्य ने बनाई हुई, इन्हें मनुष्य ने बनाया है, तो ये संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमें फ़र्क पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में बांटो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। तो नीचे कॉलम दिया हुआ है संसाधनों का, उसमें से हमें मानव निर्मित संसाधन व प्राकृतिक संसाधन, उनका हमें मानव निर्मित संसाधन व प्राकृतिक संसाधन में वर्गीकरण करना है। तो फर्स्ट है जल। जल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो क्या है? प्राकृतिक घटक या प्राकृतिक संसाधन। सेकंड है विद्यालय। अब विद्यालय बच्चों प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये मनुष्य की रचना है, तो इसको हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। थर्ड वायु। वायु प्रकृति प्रदत्त है, तो ये हमारा प्राकृतिक घटक है या प्राकृतिक संसाधन है। फोर्थ नमक। अब नमक बच्चों मनुष्य ने बनाया है, ये समुद्र के जल से या खारे पानी से मनुष्य ने निर्मित किया है। जल का वाष्पीकरण करके इसे मनुष्य ने निर्मित किया है, तो ये हम मानव निर्मित संसाधनों में रखेंगे। अब मानव निर्मित के लिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। नेक्स्ट है फिफ्थ मृदा। अब मृदा बच्चों प्रकृति ने बनाई है, तो इसको हम प्राकृतिक लिखेंगे। सिक्स्थ है पार्क। अब पार्क हमारा मानव निर्मित भी है और
प्राकृतिक संसाधन भी है बच्चों। तो इसको हम दोनों कैटेगरीज में रखेंगे, क्योंकि जो नेचुरल पार्क्स हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो हमारे मानव निर्मित संसाधन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सड़क। सड़क बच्चों मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसे मनुष्य ने ही बनाया है। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत भी बच्चों मनुष्य ने ही निर्मित की है, तो इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए? तो बच्चों आप लोग बताओ कि क्या हमें संसाधनों को सुरक्षित करना चाहिए या उन्हें बेवजह खर्च करना चाहिए? तो हमें अच्छे से पता है बच्चों कि कुछ संसाधन नवीकरणीय है और कुछ संसाधन अनवीकरणीय है। तो संसाधनों को बच्चों हमें हमेशा बचाना चाहिए, उन्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही बेवजह व्यर्थ करते रहेंगे तो जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमें प्राप्त नहीं होंगे और तब हमें उनके बगैर काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट है, यदि हाँ तो उन उपायों की सूची बनाइए जिनसे संसाधनों का सतत पोषणीय विकास संभव हो सकता है। अब जिन उपायों से संसाधनों का हम लगातार उपयोग कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा भी विकास हो सके और आगे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों की मदद से अपना विकास कर सके, तो ऐसे उपाय हैं बच्चों। सबसे पहले है हमारा उपाय, हम उनको कम उपयोग करें। मतलब 3R इसके लिए सही उपाय होगा। 3R में फर्स्ट होता है हमारा रिड्यूस, जिसका मतलब होता है कम उपयोग। सेकंड है हमारा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा रीयूज, मतलब पुनर्उपयोग। जैसे बच्चों अगर हमारी बाल्टी टूट गई है तो उसको हम एज अ फ्लावर पॉट यूज कर सकते हैं, गमले के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पुनः उपयोग। थर्ड है हमारा रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। जैसे हमारा रबर है, लोहा है, अगर इनकी चीज़ें टूट जाती हैं बच्चों तो उन्हें हम रिसाइकलिंग करके दोबारा से नई चीज़ें बना लेते हैं। उनसे हम नई चीज़ें बना लेते हैं, नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम पुनः चक्रण कहेंगे। अतः हम संसाधनों के कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण से अपना सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, अपने घर, विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को पहचानें और उनकी उपयोगिता लिखें। अब अपने घर में हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन। तो घर में होंगे हमारे माता पिता, भाई बहन, घर, खिलौने, बाथरूम आदि। अब माता पिता हमारे लिए बच्चों खाना बनाते हैं और हम उनसे अपने सुख दुख बांटते हैं, और भाई बहन उनके साथ हम खेलते हैं और घर में हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, खिलौने जिनसे हम खेलते हैं, बाथरूम जहाँ पर हम नहाते हैं आदि, इसी तरह की अनेकों चीज़ें हमारे घरों में होती है जो हमारे काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बच्चों संसाधन होती हैं। इसी तरह स्कूल में हमारा ब्लैक बोर्ड, थैला, किताबें, सहपाठी, पेन, पेंसिल आदि चीज़ें हमारे लिए संसाधनों का काम करती हैं। किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। तो ऐसा खनिज है बच्चों नमक, जो हमारे भोजन में काम आता है। नेक्स्ट है सेवंथ, मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है। हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो बच्चों मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, हाँ, क्योंकि जो मनुष्य माता पिता है, भाई बहन है, सहपाठी है या दोस्त हैं, वो हमारे बहुत काम आते हैं। दोस्तों के साथ हम खेलते हैं,
पढ़ाई की बातें शेयर करते हैं। ऐसे ही मम्मी पापा तो हमारा सारा ही काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। और इसी तरह एक अध्यापक जो आपको चीज़ों को आसान करके समझाते हैं, पढ़ाई को आपके लिए आसान बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुमूल्य संसाधन है। तो हम कहेंगे कि मनुष्य ही अपने ज्ञान व कौशल का उपयोग करके वस्तुओं को संसाधन बनाता है। क्योंकि उन चीज़ों का उपयोग कौन करता है, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा कौन बनाता है? मनुष्य ही। जैसे फ़ोन है बच्चों, फ़ोन किसने बनाया? मनुष्य ने। कंप्यूटर किसने बनाया? मनुष्य ने। पेंसिल किसने बनाई? मनुष्य ने। किताबें किसने बनाई? मनुष्य ने। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है। और एक मनुष्य जितना शिक्षित होगा, जितना ज़्यादा प्रशिक्षित होगा, कुशल होगा और स्वस्थ होगा, वो उतना ही ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन कहलाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 2 करेंगे। तो इसमें हमारी दक्षता है, कॉम्पिटेंसी है। सभी क्षेत्रों में विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन इत्यादि के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो जल, मृदा, वन ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, और इनको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें व्यर्थ करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी या हमारे लिए भी एक समस्या बन सकती है। तो इसलिए हमें इनका उपयोग सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चित्र देखकर बताइए कि इनमें से कौन से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है। तो ऊपर हमारे ये 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें से हमें मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन छांटने हैं। तो फर्स्ट हमारा जो चित्र है बच्चों, उसमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो हैं बच्चों मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, फसल, स्थलमंडल, स्थलभाग, वायुमंडल इत्यादि, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाए हैं। इसी तरह जो मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाए हैं, वो है हमारे हल, झोंपड़ी, मकान, बिजली की तारें या खंभे, ट्रैक्टर इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, चित्र 1 और चित्र 2 में कौन सी क्रिया प्रमुख मानवीय क्रिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये एक व्यक्ति जानवरों को हाँक रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर हल को उठाए हुए है और पास में ही इसके यहाँ पर फसलें हैं। तो इस दूसरे चित्र में ये व्यक्ति ट्रैक्टर को लिए हुए है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कृषि है और पशुपालन है, यहाँ पर प्रमुख मानवीय क्रिया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, खेतों से फसल उत्पन्न करना ब्लैंक कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? कृषि। खेतों में फसल उपजाना कृषि कहलाता है। क्वेश्चन फोर्थ, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया है। ये हमें सत्य या असत्य बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों हमें अच्छे से पता है कि जो कृषि होता है, पशुपालन होता है, वो हमारा मुख्य व्यवसाय होता है। तो इसलिए जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रमुख आर्थिक क्रिया होगी वो हमारी कृषि व पशुपालन होगी। उद्योग हमारी शहरों की प्रमुख आर्थिक क्रिया होती है। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, नीचे दिए गए चित्र 3 और चित्र 4 में परिवहन के साधनों को पहचान कर इसके नीचे इनके नाम लिखो। तो यहाँ पर जो परिवहन के साधन है वो है बच्चों कार, बस, हवाई जहाज। मुझे तो बच्चों बस यही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर खाली जगह में लिखेंगे कार, बस, हवाई जहाज आदि। अगर आपको कुछ और परिवहन के साधन नजर आते हैं तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, चित्र 3 एवं 4 में
किस प्रकार की बस्ती है? संकेत ग्रामीण बस्ती है या फिर नगरीय बस्ती। अब यहाँ पर हमें बताना है कि चित्र 3 व 4 में ग्रामीण बस्ती है या नगरीय बस्ती है। तो ऊपर वाली चित्र 1 और 2 में तो हमने देखा बच्चों, इन्हें हम ग्रामीण बस्ती कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी विरल दिखाई दे रही है, मकान भी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई उद्योग धंधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वाली चित्र 1 और 2 में जो बस्ती है वो हम ग्रामीण बस्ती कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 6th में पूछा है कि चित्र 3 व 4 से बताना है। तो चित्र 3 और 4 में बच्चों हमें नगरीय बस्ती दिखाई दे रही है क्योंकि ये सघन बस्ती है और उद्योग धंधे, लाइटें हैं, बसेज हैं, कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर और बहुमंजिला इमारतें हैं, तो इसको हम नगरीय बस्ती कह सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारी नगरीय बस्ती हैं। क्वेश्चन 7, चित्र 1, 2, 3 और 4 को देखें और इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहचानें कि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। तो हम चित्र 1 और 2 में देख रहे हैं बच्चों, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पर फसल उपजाई गई है जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें हम मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार के सिंचाई आदि की व्यवस्था करके या जैसे भी हमने यहाँ पर फसल को उपजाया है और प्राकृतिक संसाधन मिट्टी व जल का उपयोग करके कृषि कार्य किया है। लेकिन चित्र 3 व 4 में बच्चों हमने यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई है। यहाँ पर तकनीकी व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने कारें, बसें, हवाई जहाज व मानव निर्मित पार्क आदि का यहाँ पे हमने निर्माण किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तकनीकी व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किया है। तो इन चारों ही चित्रों में हमने तकनीकी व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, क्या आप संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु कुछ उपायों की सूची बना सकते हैं? तो हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं बच्चों, अगर हम उनको सोच समझकर विवेक से उपयोग करते हैं तो वो हमारे ज़्यादा दिनों तक काम आ सकते हैं या फिर हमेशा के लिए भी काम आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, वो हैं रसोई घर के व्यर्थ पानी का बागवानी में प्रयोग करके। अब पानी हमें अच्छे से पता है बच्चों, जो अलवणीय जल है, जो मीठा जल है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है, तो उसको हमें सावधानी पूर्वक व सोच समझकर यूज करना चाहिए। और इसके लिए हम जैसे रसोई घर में बर्तन आदि धोते हैं, उसका जो पानी बह रहा होता है, व्यर्थ पानी बह रहा होता है, उसे हम बागवानी में इस्तेमाल करके उसको हम विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, आसपास कम दूरी की जगहों पर जाने के लिए हम या तो पैदल जाएं या फिर साइकिल का प्रयोग करेंगे, तो वो भी हमारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाएगा। नंबर 3, जरूरत न होने पर लाइट व पंखे बंद कर देना। तो अगर हम ज़रूरत नहीं है तो लाइट व पंखे बंद कर देते हैं, तो वो भी हमारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा। इसी तरह अनेकों कारण हैं बच्चों, अनेकों उपाय हैं जिनसे हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह नहाते हुए शावर की जगह अगर हम बाल्टी से नहाते हैं तो उससे भी हम जल रूपी संसाधन को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे विवेकपूर्ण उपयोग। अब हमारा वर्कशीट 3 है, इसमें हमारी कॉम्पिटेंसी है ऐसे कारकों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण कुछ देश प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास, जूट इत्यादि का उत्पादन करते हैं
बच्चे इन देशों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करते हैं। तो इसमें हमारी वर्कशीट 3 में हमारी कॉम्पिटेंसी है कि हमें विश्व मानचित्र पर गेहूं, चावल, कपास व जूट का वितरण दर्शाना आना चाहिए। अब हम इसमें क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। यह किस फसल का चित्र है? इसका प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो बच्चों हम अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये चित्र जो है हमारे वो कपास के हैं, रुई के हैं, और इसे हम कौन से उद्योग में यूज करते हैं? वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में हम इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चावल, गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, पटसन, कॉफी, चाय फसलों को वर्गीकृत कीजिए। इनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस में करना है? खाद्य फसल में, नकदी फसल में और पेय फसल में। तो चावल हमारी यहाँ पर खाद्य फसल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाद्य फसल। नेक्स्ट है हमारा कपास। कपास हमारी नकदी फसल है, क्योंकि इसको हम अधिकतर बेचते हैं व पैसे अर्जित करते हैं, तो ये हमारी नकदी फसल हो जाएगी। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं हमारी खाद्य फसल है और चाय हमारी पेय फसल है, इसको हम पीते हैं। बाजरा हमारी खाद्य फसल है। पटसन हमारी नकदी फसल है, क्योंकि इसको हम बाजार में बेचते हैं व धन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कॉफी हमारी पेय फसल है। मक्का हमारी खाद्य फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कौन सी फसल विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी फसल संसार में सबसे ज्यादा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है बच्चों? चावल व गेहूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेहूं व चावल। तो गेहूं व चावल हमारी विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए कॉलम क और कॉलम ख। अब कॉलम क में पहला है हमारा चाय, तो चाय को हम मैच करेंगे किसके साथ बच्चों? चाय हमारा पेय फसल है, तो इसको हम चा के साथ मैच करेंगे। सेकंड है कॉफ़ी हमारी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है, उगाई जाती है, तो पैदा की जाती है, तो इसको हम ब्राज़ील के साथ मैच करेंगे। पटसन हमारा सुनहरा रेशा है। नेक्स्ट है 4th कपास को हम काली मृदा के साथ मैच करेंगे, क्योंकि कपास काली मृदा में अच्छे से उपजाई जाती है। नेक्स्ट है गेहूं हमारी शीत ऋतु की फसल है, तो इसको हम शीत ऋतु के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चावल हमारी खरीफ की फसल मानी जाती है, तो इसको हम उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में चिन्हित या मिलान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5th, कृषि का हमारे लिए क्या महत्व है? कोई 5 तथ्य अंकित करें। अब खेती जो है बच्चों हमारे क्या काम आती है, उसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो है भारत की आधी से ज़्यादा आबादी को रोजगार प्रदान करता है। कृषि जो व्यवसाय है बच्चों, उसमें हमारी आधी से ज़्यादा आबादी लगी हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये व्यवसाय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है हमारा 2nd, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, जैसे वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, तो इन उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें कृषि से ही मिलता है। नेक्स्ट है 3,
भारत की जीडीपी में भी कृषि का अहम योगदान है। नेक्स्ट, फोर्थ, भोजन का मुख्य घटक खाद्य फसलें होती है बच्चों, और उसकी आपूर्ति हमें कृषि से ही होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। अब कृषि के ऊपर हमने देखे हैं बहुत सारे उत्सव, त्योहार, मेले मनाए जाते हैं, जिससे क्या है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, नाच गान करते हैं, तो उससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, वह सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए कृषि हमारे सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, चित्र देखकर कृषि और फसलों को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारकों की सूची बनाई। तो अब यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें हमारे जो भौतिक कारक हैं और जो मानवीय कारक हैं उनको हमें अलग अलग छांटना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है हमारा भौतिक कारक का। भौतिक कारक में बच्चों आ जाएगा सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, फसल इत्यादि। और मानवीय कारकों में आ जाएगा हमारा भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, बुआई, जुताई, छिड़काव, बीज, मशीनरी आदि। तो ये हमारे मानवीय कारकों में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, दिए गए कृषि गतिविधियों और फसल के चित्रों को पहचाने और उनके नीचे दिए गए बॉक्स में उनका नाम अंकित करें। तो ये हमारी जो फर्स्ट चित्र है, इसमें हमारा बाजरे की फसल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाजरा की फसल, बाजरा की फसल। नेक्स्ट है हमारा ये कंबाइन से फसल को काट रहा है, तो इसमें हम कहेंगे मशीनरी की मदद से फसलों का कटाव। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें हमारे धान की रोपाई की जा रही है, तो इसको हम लिखेंगे धान का रोपण या धान की रोपाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर केले के बागान है, तो इनको हम लिखेंगे केले के बागान। और ये जो चित्र है बच्चों, ये हमारा गन्ने की फसल है, तो इसको हम लिखेंगे गन्ने की फसल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉफ़ी बीनी जा रही है, तो इसको हम लिखेंगे कॉफ़ी बीनना। कॉफ़ी के खेत है और यहाँ पर कॉफ़ी को बीना जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट 4, कार्यपत्रक 4। इसमें कॉम्पिटेंसी है हमारी विभिन्न देशों, भारत, राज्यों की जनसंख्या को दंड आरेख, बार डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों को बार डायग्राम पता होना चाहिए या बार डायग्राम का निरूपण करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैप, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विश्व के मानचित्र पर आप किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम प्राकृतिक वृद्धि जो है उसको देख रहे हैं। तो सबसे जो पहला संकेत है हमारा, वो 3% से अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो ये है हमारा नीला रंग, जो हमें इस मानचित्र में अफ्रीका महाद्वीप पर नजर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है सेकंड, किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को भौगोलिक और मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करें। तो ये नीचे संकेत दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र को हम मानवीय कारक में सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि इसे मनुष्य निर्मित करता है। स्थलाकृतिक विशेषताएं, अब स्थलाकृतिक विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, ये सारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो इनको हम भौगोलिक सूची में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है धार्मिक केंद्र। अब धार्मिक केंद्र मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं,
और गिरजाघर आदि होते हैं, तो इनको बच्चों मानव निर्मित करता है, तो इनको हम मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जलवायु। अब जलवायु हमारी प्रकृति प्रदत्त है, तो इसको हम भौगोलिक कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक महत्ता। अब सांस्कृतिक महत्ता हमारी क्या होती है, जिसमें हमारा खान पान रहन सहन संस्कृति आते हैं, तो इसको हम मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मृदा। मृदा हमारी प्राकृतिक होती है, तो इसको हम भौगोलिक कारक में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आवास। आवास बच्चों मनुष्य बनाता है, तो इसे हम मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। जल हमारा प्रकृति प्रदत्त है, तो इसको हम भौगोलिक कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। शिक्षा हमारी मनुष्य ने निर्मित की है, तो इसको हम मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा खनिज। खनिज हमारे प्राकृतिक प्रदत्त है, तो इसको हम भौगोलिक कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी मनुष्य ने निर्मित की है, तो इनको हम मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करेंगे। क्वेश्चन 3, दंड आरेख के आंकड़ों को देखें और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर हम दंड आरेख में देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन की है, और सेकंड नंबर पर भारत की है, और थर्ड पर यूएसए है, और फोर्थ पर इंडोनेशिया, और फिफ्थ पर ब्राज़ील है। अब इनको हम वैसे ही सीरीज में रखेंगे, तो फर्स्ट पे आ जाएगा चाइना, सेकंड पे भारत, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पर इंडोनेशिया, फिफ्थ पर ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर के निम्नलिखित आंकड़ों के चित्रण को देखें और नीचे दिए गए बॉक्स में इनके परिणाम को अंकित करें। संकेत है यहाँ पर स्थिर जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और ह्रासमान जनसंख्या। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको हमें इन 3 संकेतों में दर्शाना है। तो यहाँ पर पहले देखो बच्चों, जनसंख्या ज़्यादा है और बाद में हमारी जनसंख्या कम हो रही है, तो इसको हम ह्रासमान जनसंख्या कहेंगे। ह्रास क्या होता है बच्चों? कमी, तो इसको हम ह्रासमान जनसंख्या कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पहले हमारी जनसंख्या 3 है और बाद में भी 3 है, तो इसको हम स्थिर जनसंख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें पहले तराजू में 2 हैं और बाद में 5 है, तो यहाँ पर वृद्धि हमें नजर आ रही है, तो इसे हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ब्लैंक एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अब अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखें, तो बच्चों जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमारे सबसे बड़े संसाधन होते हैं, क्योंकि जैसे जल है वो हमारी पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर व्याप्त है, और इसी तरह वायु जो है वो हमारे सर्वत्र पूरे वायुमंडल में पूरी पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। तो इस तरह से हम सबसे बड़े संसाधन प्राकृतिक संसाधनों को कहेंगे। लेकिन बच्चों इन संसाधनों का इस्तेमाल कौन करता है? इन संसाधनों को संसाधन कौन बनाता है? तो वो बनाता है मानव। तो इसलिए हम एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन किसको कहते हैं? मानव को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मानव एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सीढ़ीदार खेती ब्लैंक क्षेत्रों में की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती बच्चों ढलवां क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर हम ढलवां क्षेत्र लिखेंगे। नेक्स्ट है सेवंथ, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। क्या ये बात सत्य है या असत्य बच्चों? तो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बच्चों भारत की आबादी इस
जुलाई मंथ में, जुलाई 2023 में हमारी भारत की आबादी सारे संसार में सर्वाधिक हो चुकी है। लेकिन जो ऊपर का जो मानचित्र था जो हमने देखा, उसमें भारत की आबादी सर्वाधिक नहीं है बच्चों, उसमें चीन की आबादी को सर्वाधिक दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जवाब होगा चीन। तो इसलिए जो भारत बताया गया है तो ये भारत हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8th, भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व ब्लैंक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये है हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 9th, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये हमारा मैदानों में मिलती है बच्चों। तो यहाँ पर गंगा का मैदान दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा गंगा का मैदान, क्योंकि मैदानों में खेती करना आसान है, सड़कों रेल मार्गों को बिछाना आसान है और उद्योग धंधे स्थापित करना आसान है, और मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या का पेट पालना भी आसान होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गंगा का मैदान। तो बच्चों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स।